हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ की भूगोल के पाठ्यक्रम पर आधारित इस पाठ्यक्रम में वे कौन से खास टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है। यह सीरीज कौन सी है? यह सीरीज है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में भूगोल विषय के उन खास टॉपिक से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया जा सकता है, उन प्रश्नों के साथ साथ उन टॉपिक्स को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है, उन टॉपिक्स के महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है, उन टॉपिक्स के तथ्यों को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है, इसी पर आधारित इस सीरीज को शुरू किया गया है। सीरीज है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, यानी ज्योग्राफी के कुछ खास टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट पर बातचीत करना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी देखा है गौर से, तो उसमें किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किसी खास टॉपिक से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, इसी आधार पर हमने इस सीरीज को शुरू किया है, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप किसी टॉपिक को देखें तो ऐसा ना हो कि आप उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं या आप उस टॉपिक के कंसेप्ट को ही नहीं समझते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए ही इस खास सीरीज को यहाँ शुरू किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को और जानते हैं कि आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है, इसमें विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों की वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर के भाग में और आंतरिक भागों में निरंतर बल काम करते रहते हैं और इन बलों के काम करने के क्रम में ही विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है और विनाश भी होता है। मुख्यतः हम चर्चा करने वाले हैं स्थलाकृतियों पर ही, यानी अभी तक हमने पर्वत पठार जैसी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों पर चर्चा की है और आज के क्रम में हम चर्चा करेंगे मैदान के बारे में कि आखिर मैदान क्या होते हैं, मैदान का निर्माण कैसे होता है और मैदान कितने प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ मैदान के हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये कौन कौन से मैदान है और इन्हें किस श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैदान क्या होते हैं और समझते हैं मैदान को। ध्यान रखें, जब भी आपसे मैदान के बारे में पूछा जाए तो एक शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, प्लेन, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेन भी कहते हैं। और जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका में ग्रेट प्लेन एक बहुत बड़ा मैदान है और बहुत बड़ा के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण मैदान है। ठीक है, तो जब भी मैदान के बारे में चर्चा की जाए तो प्लेन शब्द को भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर मैदान होते क्या हैं, क्योंकि अभी हमने चर्चा की स्थलाकृतियों के संदर्भ में, हमने जाना कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर विभिन्न प्रकार की उच्चावच या स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और इन स्थलाकृतियों में से एक है मैदान। तो जब भी सेकेंडरी उच्चावचों की बात आती है तो ध्यान रखिएगा मैदान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि हमारे भूप्रपटल की यदि हम बात करें तो 40 से भी अधिक प्रतिशत यहाँ मैदान का है। यानी ऐसा कहा जाता है कि भूभाग पर, यानी हम पूरे भूभाग की यदि बात करते हैं तो पूरे भूभाग का 41% किसका है? मैदान का है। यानी पूरे भूभाग का 41% हिस्सा मैदानों में विस्तारित है। मैदानों मतलब मैदानों का हिस्सा 41% इसमें है। अब बात करें मैदान के डेफिनेशन की कि आखिर मैदान क्या होते हैं, तो सामान्य शब्दों में ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि सागर तल से 150 मीटर ऊंचे, ध्यान रखें, सागर तल से 150 मीटर ऊंचे जो भी विस्तृत भाग पाया जाता है, और विस्तृत के साथ साथ एक शब्द ध्यान रखिएगा, समतल। ठीक है, तो सामान्यतः सागर तल से 150 मीटर तक ऊंचे किंतु समतल प्लस कौन सा? विस्तृत हिस्सा। कौन से? किसका? स्थलखंड का। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सामान्यतः सागर तल से 150 मीटर तक ऊंचे किंतु समतल तथा विस्तृत खंड को मैदान की संज्ञा दी जाती है। तो विस्तृत खंड को किसकी संज्ञा दी जाती है? इसको मैदान की संज्ञा दी जाती है।
और यही क्या कहलाते हैं, यही मैदान या प्लेन कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूभाग का 41% विस्तारित है कहाँ, मैदान तक, मैदानों में, यानी मैदान 41% एरिया को कवर करते हैं। अब बात आती है मैदान कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैदानों की संरचना अलग अलग तरीकों से होती है। जैसे हमने पर्वत और पठारों के बारे में देखा था कि इनकी संरचना भी अलग अलग तरीकों से होती है, ठीक है, वैसे ही मैदानों की संरचना या मैदानों की रचना भी अलग अलग तरीकों से होती है। अब ये तरीके क्या है, तो आप देखिए, ध्यान रखें, जब भी हम मैदानों के प्रकारों के बारे में समझेंगे, प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के देखे गए हैं। 3 प्रकार के मैदान कौन कौन से हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मैदान जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं वे मैदान जो निक्षेप के माध्यम से बने हों, या निक्षेपात्मक मैदान जिन्हें कहा जाता है। कुछ मैदान संरचनात्मक गतिविधियों की वजह से होते हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो हलचल होती है उसके बाद अन्य क्रियाएं आगे चलती हैं, उनके बाद फिर संरचनात्मक मैदानों का निर्माण होता है। और तीसरा जो प्रकार है वह है अपर्दनात्मक मैदान। अब ये क्या होता है, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, विभिन्न माध्यमों से होती हैं। उन विभिन्न माध्यमों से जो अपर्दन की क्रिया होती है, तो उसके माध्यम से भी निर्माण होता है मैदानों का। तो ध्यान रखिए, मैदानों का प्रकार के हिस्से में यदि आप डिवाइड करते हैं तो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संरचनात्मक मैदान, अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है। यदि हम बात करें कि प्रकारों के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, और ये प्रकार कौन कौन से हैं, संरचनात्मक मैदान, ठीक है, दूसरा कौन सा है, अपर्दनात्मक मैदान, ठीक है, और तीसरा क्या था, निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है। तो इन्हें स्ट्रक्चर्ड प्लेन के नाम से जाना जाता है, किसी संरचनात्मक मैदान को। दूसरा है अपर्दनात्मक मैदान, यानी जो अपर्दन की क्रिया के माध्यम से निर्मित हो, उन्हें अपर्दनात्मक मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें कभी यदि आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इरोजनल प्लेन के नाम से जाना जाता है। एंड द थर्ड वन इज, क्या नाम है, निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है। निक्षेपात्मक मैदान, तो यदि आपसे यह पूछा जाता है कि निक्षेपात्मक मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे डिपोजिशनल मैदान, डिपोजिशनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। अभी यदि आप लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चरल मैदान आप पहले नंबर पर लिख लीजिए, जिसे संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। यदि अपर्दनात्मक मैदान के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इन्हें इरोजनल प्लेन के नाम से जाना जाता है, निक्षेपात्मक मैदान को डिपोजिशनल मैदान या प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संरचनात्मक मैदान के बारे में कि आखिर संरचनात्मक मैदान कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक मैदान में कुछ खास तथ्य हैं जिन्हें आपको जानने की जरूरत है और इन्हें आप याद रख सकते हैं। क्या है संरचनात्मक मैदान, तो वे मैदान जहां पर जो किससे निर्मित हो, पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के कारण निर्मित हो। पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के बारे में हमने कई बार चर्चा की है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी हमने इसे जाना था, और जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, यानी आंतरिक बलों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ध्यान रखें कि पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के कारण क्या होता है, भूपटल पर या तो उत्थान होता है या अवतलन होता है, ठीक है।
तो जब पृथ्वी का आंतरिक बल की वजह से जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम भूपर्वतीय के नाम से जानते हैं या हमें कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो इस हिस्से पर या तो भूपटल का क्या होता है, उत्थान होता है, या तो अवतलन हो जाता है। इस वजह से जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है उन्हें संरचनात्मक मैदान के नाम से जाना जाता है। और न केवल भूपटल पर, ध्यान रखिएगा, यही क्रियाविधि कहाँ भी होती है, सागरीय स्थलखंड में भी होती है। तो सागरीय स्थलखंड में यदि निर्गमन होता है या निमज्जन होता है, ध्यान रखें, निर्गमन या निमज्जन, तो इन दोनों क्रिया के माध्यम से जिस प्रकार के प्लेन्स का निर्माण होता है उन्हें प्लेन कहा जाता है। कौन से प्लेन? स्ट्रक्चरल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कीवर्ड आपको इसका ध्यान रखना है, वह है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण। तो कीवर्ड क्या है इसका? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। ये दोनों प्रकार से होता है, स्थलखंड में भी यदि भूपटल का उत्थान हो या अवतलन हो, और यहाँ पर महासागरीय खंडों में भी होता है, महासागरीय स्थलखंड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो महासागरीय स्थलखंड या सागरीय स्थलखंड में भी क्या होता है, निर्गमन और निमज्जन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, प्लेन्स का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिए, ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन कहाँ पर है? यूएसए में। तो इसका आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, क्या? ग्रेट प्लेन कहां पर है? यूएसए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हो सकता है आपसे महासागरीय संरचनात्मक मैदान के बारे में भी पूछा जा सके। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्या रखना है? ग्रेट प्लेन। और इसी के आसपास अटलांटिक वाला जो हिस्सा है, अटलांटिक प्लेन जो यूएसए में ही निर्मित है, अटलांटिक तटीय हिस्से के बाजू में जो मैदान का निर्माण हुआ है, वह भी संरचनात्मक मैदान का क्या है? एग्जाम्पल है। और भारत में यदि पूछा जाए कि भारत में संरचनात्मक मैदान का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी तटीय मैदान है भारत के, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये भारत का एग्जाम्पल है। किसका? संरचनात्मक मैदान का या संरचनात्मक प्लेन का। ठीक है, अब बात करते हैं अपरदनात्मक प्लेन के बारे में। आखिर अपरदनात्मक प्लेन क्या होते हैं? ठीक है, तो इरोजनल प्लेन के बारे में खासतौर पर ध्यान रखिएगा कि ये जो अपर्दन की क्रिया होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अपर्दन की क्रिया के कुछ कारक होते हैं। तो अपर्दन के मुख्य कारकों की वजह से, जैसे नदी हो गया, वायु हो गया, जैसे हम पवन के नाम से जानते हैं, और हिमानी। तो जल, हिमानी और वायु, ये तीनों क्या है? ये अपर्दन के मुख्य कारक हैं। तो अपर्दन के कारकों की मुख्य भूमिका होती है जिन प्लेन्स के निर्माण में, या आप सीधे शब्दों में कहें तो जिन प्लेन्स के निर्माण में अपर्दन के कारकों की, यानी हिमानी, जल और वायु की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से निर्मित जो प्लेन्स होते हैं या जो मैदान होते हैं, उन्हें अपरदनात्मक मैदान कहा जाता है। अब क्या अपरदनात्मक मैदानों का निर्माण कैसे होता है? यानी जल के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से कैसे स्थलखंडों का निर्माण होगा? तो ध्यान रखें कि इनकी वजह से जो स्थलखंड पाए जाते हैं, मान लीजिए कि यह पर्वत है, मान लीजिए यह पठार है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्थलखंड मिल गए। अब हिमानी की वजह से, वायु की वजह से, और ध्यान रखें किसकी वजह से? जल की वजह से। इन तीनों की वजह से जो स्थलखंडों में विषमताएं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत और पठार, ये विषमताएं जब अपर्दन के द्वारा सपाट हो जाती हैं। ठीक है, अभी पर्वत बना है, पठार बना है, लेकिन लगातार अपर्दन हो रहा है जल की वजह से, पवन की वजह से, हिमानी की वजह से, हिमानी क्षेत्रों में। तो इसकी वजह से जो पर्वत है, जो पठार है, क्या हो रहे हैं? लगातार अपर्दन की वजह से सपाट हो जाते हैं। यदि तो इस प्रकार से जो आकृति विहीन क्षेत्र बनता है, मान लीजिए लगातार अपर्दन हुआ, तो ये क्या हो गए? ये क्षेत्र क्या हो गए? सपाट हो गए। और इस सपाट होने की वजह से यहां पर जो आकृति विहीन क्षेत्र बना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है अपरदनात्मक मैदान। तो अपरदनात्मक मैदान के बारे में आपने ठीक से समझ लिया कि कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, जो आप अभी यदि बात की जाए अपरदनात्मक मैदान के बारे में, तो ये कई प्रकार के होते हैं। यानी क्यों कई प्रकार के होते हैं? क्योंकि नदी के, जल के माध्यम से भी अपर्दन हो रहा है, और
हिमानी के माध्यम से भी अपर्दन हो रहा है और वायु या पवन के माध्यम से भी अपर्दन हो रहा है। तो इस प्रकार जो अपर्दनात्मक मैदान है वे 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जब बात की जाती है नदी के माध्यम से यदि अपर्दन हो और नदी के माध्यम से अपर्दन होने के बाद जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है उन्हें पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम समप्राय मैदान कहते हैं। समप्राय मैदान या ध्यान रखें पेनी प्लेन। किस माध्यम से? तो ये भी ध्यान रखेगा आप, जब नदी के अपर्दन के माध्यम से स्थलाकृतियों का विनाश होता है, समतल सपाट मैदान बनते हैं, तो उन्हें समप्राय मैदान या पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब यदि पूछा जाए भारत में इसका एग्जाम्पल क्या है कि नदी के माध्यम से अपर्दन हुआ है उसके बाद पेनी प्लेन का निर्माण हुआ है, तो भारत में नदी के माध्यम से अपर्दन के बाद जिस प्लेन का निर्माण हुआ है वह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब बात आती है हिमानी क्षेत्रों में या हिम निर्मित अपर्दनात्मक क्षेत्र से हिम निर्मित अपर्दन के माध्यम से निर्मित मैदान, ठीक है, हिम निर्मित अपर्दन के द्वारा प्राप्त मैदान। तो कौन से मैदान होंगे? उन क्षेत्रों की बात की जाएगी यहाँ पर जहां पर हिमानी क्षेत्र हैं और हिमानी क्षेत्र में बड़े बड़े स्थलाकृतियां बनी है और हिमानी क्षेत्र में अपर्दन हो रहा है। उसके बाद अपर्दन के बाद जो समतल मैदान बचा उसे क्या कहा जाएगा? हिमानी निर्मित या हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान कहा जाएगा। हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान, ठीक, इन्हें क्या कहा जाएगा? पहले वाले को जिसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था नदी निर्मित अपर्दनात्मक मैदान, जिसका हमने एग्जाम्पल भी लिख लिया है। हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान में यदि आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो ध्यान रखिएगा ये हिमालयी क्षेत्र, माफ कीजिएगा, जो हिम क्षेत्र है वहां पर निर्मित जो मैदान है उन्हें ही कहा जाता है हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी हिमानी क्षेत्र होते हैं, हमने देखा ना स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पर्वत पठार जैसे, तो हिम वाले क्षेत्रों में भी पर्वत पठार जैसी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो वहां पर जब हिम के माध्यम से इन उच्चावच वाले हिस्सों का क्या हो जाता है? अपर्दन हो जाता है। तो वहां पर जो प्लेन सपाट स्थलाकृति बनती है उसे हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखें, उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी भाग है, हम अपने मैप में उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखा ही होगा, तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वहां पर फैले जो मैदान है वे हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान के अंतर्गत आते हैं। यदि भारत में पूछा जाए, भारत के एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाए कि हिम निर्मित अपर्दनात्मक मैदान कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत में लद्दाख में स्थित मैदान इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, लद्दाख में स्थित मैदान। अब तीसरा और महत्वपूर्ण है वह यह है कि वायु द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक मैदान या पवन निर्मित अपर्दनात्मक मैदान। पवन निर्मित अपर्दनात्मक मैदान, अब ये कौन से मैदान है? तो जैसे स्थलाकृतियों का विनाश किस तरीके से हुआ, सपाट हुई नदी के माध्यम से, जैसे हिम के माध्यम से, वैसे ही पवन के माध्यम से भी होता है। यानी जहां पर शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश जो होते हैं वहां खूब तेज यदि हवा चलती है तो उससे इस पवन के अपर्दन की वजह से जो स्थलाकृतियां हैं वे क्या हो जाती हैं? प्लेन में तब्दील हो जाती हैं और इस तरीके से निर्मित प्लेन्स को पेडी प्लेन के नाम से जाना जाता है। पेडी प्लेन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र ध्यान रखें, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपर्दन की क्रिया होती है पवन के माध्यम से तो किस प्रकार के प्लेन का निर्माण होता है? पेडी प्लेन का निर्माण होता है। और एक और खास बात ध्यान रखें, इसके अंतर्गत ही चौथा प्रकार आता है कार्स्ट निर्मित मैदान।
वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। तो काष्ठ निर्मित मैदान की जब भी बात की जाती है तो ध्यान रखिए जो चूना पत्थर पाए जाते हैं, है ना, तो चूना पत्थर के क्षेत्रों में जो भूमिगत जल होता है वहां पे क्या होता है, घुलनशील अवस्था आ जाती है। और घुलन क्रिया के बाद जो जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है उन्हें काष्ठ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भूमिका किसकी है, यहाँ मुख्य रूप से भूमिका है चूना पत्थर वाले क्षेत्रों की, भूमिगत जल वाले क्षेत्रों की। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य भूमिका है चूना पत्थर वाले क्षेत्रों की, चूना पत्थर और भूमिगत जल। तो यहाँ पर क्या होता है, चूना पत्थर भूमिगत जल में क्या हो, घुलनशील हो, और जब ये घुलनशील हो जाता है पूरे क्षेत्र में प्लेन का निर्माण हो जाता है, जिसे काष्ठ मैदान के नाम से जाना जाता है। और यदि इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा यूगोस्लोवाकिया का जो काष्ठ प्रदेश है वो इसका एग्जाम्पल है। तो कुछ तथ्य आपको याद करने होंगे। पवन निर्मित जो मैदान है या पवन निर्मित जो अपरदनात्मक मैदान है, यदि इसका एग्जाम्पल पूछे कोई तो ध्यान रखिएगा, हमने हमारे पिछले वीडियो में जब हमने पठार के बारे में चर्चा की थी तो पठार में हमने सेरेर की बात की थी। जब हम पठार के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ध्यान दिया था, आपने ध्यान दिया होगा कि हमने रेग और सिर शब्दावलियों की चर्चा की थी, हमने हमादा शब्दावलियों की चर्चा की थी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब पवन निर्मित अपरदनात्मक मैदान के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बात की संरचनात्मक के बाद अपरदनात्मक मैदान के बारे में। अब हमारा तीसरा टाइप है मैदान के बारे में ध्यान रखें, वह है निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान, जब भी निक्षेपात्मक मैदान के बारे में बात उठती है तो ध्यान रखिए जैसे अपरदन के माध्यम से इस स्थलाकृतियों का क्या हो गया, विनाश हो गया और फिर ये मैदान में तब्दील हो गई, समतल सतह में तब्दील हो गई, ठीक उसके ऑपोजिट जो अवसाद या जो कंकड़ पत्थर अपरदन के माध्यम से बहाकर एक स्थान से स्थलाकृतियों की इसे समाप्त करके ये अवसाद दूसरी जगह चला गया, है ना, ये कंकड़ पत्थर ये स्थलाकृतियों से जो यहाँ पर स्थलाकृति निर्मित थी ये यहाँ पर क्या हो गई, इसका विनाश हो गया अपरदन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो भी अवसाद था यह अवसाद स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर चला गया और दूसरे स्थान पर जाकर यह जब इकट्ठा होता है या इससे पर्वत वाले हिस्से पर जो यहाँ पर विनाश हुआ स्थलाकृति का, ये अवसाद जब कहीं और जाकर इकट्ठा होता है और उससे जब इकट्ठा होने के बाद जब स्थलाकृतियों का निर्माण हो तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण की क्रिया। और जब इकट्ठे होकर दूसरी जगह कहीं और जाकर मैदान बना लेते हैं तो इन्हें निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। यानी अपरदन की क्रिया के बाद निक्षेपण के माध्यम से जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है उन्हें निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। तो निक्षेपात्मक मैदान भी ध्यान रखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्या, नदियों के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान, जैसे हिमालय द्वारा निक्षेपात्मक मैदान, और जैसे पवन या सरोवरीय मैदान, पवन के माध्यम से भी बनते हैं और सरोवर के माध्यम से भी बनते हैं। तो निक्षेपात्मक मैदान के बारे में ध्यान रखें, सबसे पहले नदी द्वारा, आप इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान, तो इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखें, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान या निक्षेपित मैदान। तो नदी के द्वारा, तो हमने देखा अभी कि नदी के द्वारा अपरदन के माध्यम से अवसाद बहकर गए और बहकर जाने के बाद वहां पर जिस प्रकार के प्लेन का निर्माण हुआ उसे ही नदी द्वारा निक्षेपित प्लेन या मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि नदी के निक्षेप से निर्मित मैदानों को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। आप शब्दावली आपने सुनी होगी जलोढ़ मैदान की, और इसमें भी स्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो नदी के द्वारा जो निक्षेपित मैदान हैं उन्हें अलग अलग प्रकारों में हम देखते हैं, जैसे कि कुछ मैदान गिरिपद जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। ठीक है, कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो डेल्टा के पास बनते हैं तो उन्हें डेल्टा मैदान कहा जाता है। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो
बाढ़ के द्वारा निर्मित होते हैं तो उन्हें बाढ़ मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो नदी के द्वारा निक्षेपित होने से 3 प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, क्रमशः गिरिपथ जलोढ़ मैदान, ध्यान रखें, बाढ़ मैदान और डेल्टा मैदान। अब इनके अंतर्गत भी छोटे छोटे मैदान शामिल किए गए हैं अलग अलग प्रकार के। जब बात करें हम गिरिपथ जलोढ़ मैदान की तो ध्यान रखें इसमें भाबर और तराई क्षेत्र शामिल हो जाता है। ध्यान रखें किसके अंतर्गत, गिरिपथ जलोढ़ मैदान के अंतर्गत। जब बात की जाती है डेल्टा मैदान की तो इसमें चार और बील 2 प्रकार के मैदान शामिल हो जाते हैं, चार और बील। आप इनकी भी डेफिनेशन अभी समझ जाएंगे। गिरिपथ मैदान का मतलब क्या होता है या गिरिपथ जलोढ़ मैदान का मतलब क्या होता है कि पर्वतों के एक हिस्से से नदी बह रही है, ठीक, तो पर्वतों से नदी बहकर आती है, उसके नीचे पर जब अक्षय जो भी अवसाद है वह इकट्ठे हो जाते हैं, या इस पर्वत, मान लीजिए पर्वत की स्थलाकृति है, यहाँ पर नदी बहकर आई और अपने साथ अवसादों को इसके पर्वत के पदीय हिस्से में या पर्वत के निचले हिस्से में यहाँ पर अवसादों को इकट्ठा कर देती है। तो इससे जिस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है, कहाँ पर है ये, पर्वत के पद में स्थित मैदान है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गिरिपथ जलोढ़ मैदान। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गिरिपथ जलोढ़ मैदान। और गिरिपथ जलोढ़ मैदान कितना है, 2 प्रकार का है, भाबर और तराई। ठीक वैसे ही डेल्टा मैदान हम सभी जानते हैं ना कि मुहाने पर जाकर नदियों का जहां मुहाना होता है वहां वह अवसादों को फैला देती हैं, तो वहां डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा के निर्माण के पास भी 2 प्रकार के मैदान बनते हैं, चार और बील मैदान। और जब बात आती है बाढ़ के मैदान की तो ये 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। आपने इन शब्दावलियों के बारे में ठीक से सुना होगा, बांगर और खादर। ठीक है, तो ये होते हैं 6 प्रकार के मैदान जो नदियों के द्वारा निक्षेपित होने से बनते हैं। नदियों के द्वारा जो निक्षेपण के माध्यम से अवसाद बहा कर लाई जाती है उनके माध्यम से इस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है। गिरिपथ जलोढ़ मैदान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डेल्टा मैदान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और बाढ़ मैदान को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनके लिए कुछ खास शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। जब भी बात आएगी भावर की तो ये पर्वत पदीय मैदान का ही एक हिस्सा है। और कौन सा हिस्सा है, जहां पर बड़े बड़े टुकड़ों का ढेर हो, यानी ऐसा मैदान जो बड़े बड़े टुकड़ों से निर्मित हो, बड़े बड़े टुकड़ों से निर्मित हो। ठीक है, और जब बात आती है तराई क्षेत्रों की तो तराई क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा कि जो भावर है उसका दक्षिणी हिस्सा जहां पर जल दिखाई देने लगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े निर्मित हो जाएंगे तो यहाँ पर जल दिखाई नहीं देगा। तो जहां पर जल आपको दिखाई देने लगे, ठीक है, तो वहां पर स्थित जो मैदान है उसे तराई मैदान के नाम से जाना जाएगा। तो जहां नदियों का जल क्या हो, पुनः सतह पर दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार के मैदान को तराई मैदान के नाम से जाना जाता है। डेल्टा में ध्यान रखिएगा, 4 की बात क्या है, 4 या बील क्या है डेल्टा में, तो 4 का ध्यान रखें कि जो डेल्टा है उसके ऊंचे भाग को 4 कहा जाता है। यानी हम तो सभी जानते हैं ना कि मुहाने में जाकर अवसाद फैल गए, और अब जो अवसाद फैले हुए हैं उस अवसाद में भी जो समतल है, डेल्टा का जो हिस्सा समतल है उसमें भी जो ऊंचा हिस्सा है वह क्या कहलाता है, वह 4 कहलाता है। और जो निचला हिस्सा है यानी डेल्टा का जो निचला हिस्सा है वह क्या कहलाता है, वह बील कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मुहाने में जाकर नदी किसी क्षेत्र में जल या सागर से जाकर मिल जाती है, तो वहां पर जो डेल्टा बनता है, तो डेल्टा वाले क्षेत्र में जो ऊपर का हिस्सा है या ऊंचाई वाला हिस्सा है वह क्या कहलाता है, 4, और जो नीचे वाला हिस्सा है या निचला हिस्सा है वह क्या कहलाता है, बील। और यह हमेशा जल में या इसके आसपास हमेशा क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो बील के बारे में समझ लिया, ऊंचे वाले हिस्से को हमने क्या जान लिया कि ये क्या है, 4 है। अब पूछा जाए यदि बांगर के बारे में, तो बांगर के बारे में खास बात क्या है कि वह बाढ़, हम जानते हैं ना बाढ़ मैदान के हिस्से को क्या कहते हैं, बांगर और खादर। तो बाढ़ वाले मैदान में वह हिस्सा जहां तक बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, यानी यह ऊंचे हिस्से में स्थित है, क्या स्थित है, बांगर। तो बांगर के बारे में ध्यान रखें कि बाढ़ या बहुत अधिक बाढ़ आती है तो बाढ़ के उच्च भागों में जहां बाढ़ का जल
नहीं पहुंच पाता उस हिस्से को बांगर कहा जाता है। और जब भी खादर के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि खादर क्षेत्र में बाढ़ का जो जल है वह लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम खादर कहते हैं। और यहाँ जहां यह उच्च क्षेत्र है या उच्च भूमि वाला मैदान है जहां पर क्या बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्मित होता है नदियों द्वारा निक्षेप के माध्यम से निर्मित मैदान। अब बात करें हिमानी द्वारा निर्मित मैदान, तो ध्यान रखिएगा हिमानी के या हिम के निक्षेप के माध्यम से निर्मित मैदान को हिम निक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है, या हिम द्वारा निक्षेप के द्वारा निर्मित मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान में यदि पूछा जाए, क्योंकि देखिए हमने तो ये समझ लिया कि कौन से मैदान, हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान, उन्हें हम हिमानी मैदान के नाम से जानते हैं या हिमानीकृत मैदान के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल यदि पूछा जाता है तो अब पूरी यूरोप के मैप में ध्यान रखिएगा, यूरोप में जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, मान लीजिए कि यूरोप के मैप में यह उत्तर हिस्सा है और यह पश्चिमी, तो यूरोप में जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है यह हिस्सा हिमानीकृत मैदान के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछा जाए कि इससे किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, तो जहां पर ये जो यूरोप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर दलदली भूमि है और यह कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, हिमानी निर्मित मैदान। और पूछा जाए पवन द्वारा निर्मित मैदानों के बारे में या पवन द्वारा निक्षेपित मैदानों के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ यूरोप वाला एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर पश्चिमी यूरोप में, या जब भी आप अमेरिका के क्षेत्रों में जाइएगा तो उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वह भी हिमानी द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल ध्यान रखें, उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात की जा रही है और उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है, तो वहां पर हिमानी निर्मित मैदान मौजूद है। पवन द्वारा निक्षेपित मैदान की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा जो भारत में थार रेगिस्तान की बात की जाती है, ठीक है, या आप अफ्रीका में जिस सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं, ये पवन द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, ये क्या है, पवन द्वारा निर्मित मैदान है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक तेजी से पवन चलने की वजह से शिलाकृतियों का विनाश हो रहा है और इसके माध्यम से जो अवसाद है वह इकट्ठे होकर ये रेतीला क्षेत्र, रेत इकट्ठा होकर जिस क्षेत्र में आपको निर्मित मैदान, जिस क्षेत्र में मैदान का निर्माण कर देता है, तो वहां पर उस प्रकार के निर्माण का मैदान होता है जो रेतीले होते हैं। और थार रेगिस्तान इसका एग्जाम्पल है भारत में। और अब अफ्रीका में ध्यान रखिएगा सहारा जो अफ्रीका है या अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है वह पवन द्वारा निक्षेपित मैदान का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में, हमने प्रमुख रूप से चर्चा की मैदानों के बारे में कि आखिर मैदान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इन मैदानों का निर्माण होता है। एक और खास प्रकार है मैदान का, ध्यान रखिए, हो सकता है कहीं पूछा जाए या हो सकता है कहीं ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, वह है लावा मैदान। अब ये लावा मैदान क्या है, तो हमने ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में ठीक से पढ़ा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। ये पृथ्वी का मान लीजिए आंतरिक भाग है, यहाँ से लावा निकलकर ऊपर संवहनी धाराओं के माध्यम से ऊपर निकल कर आता है और इस तरीके से ऊपर परपट्टी पर फैल जाता है, भूपरपट्टी पर फैल जाता है। अब लावा जब ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर की तरफ लावा निकलने के क्रम में भूपरपट्टी से निर्गत होकर पतली परत के रूप में चारों तरफ फैलकर जिस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करता है, ध्यान रखें, पतली परत के रूप में, तो यहाँ पर लावा मैदान बनते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन के रूप में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये भी विभिन्न जो अपरदन की क्रियाएं होती हैं उनसे जो मैदान निर्मित होते हैं उनसे अलग हैं। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से जो भी लावा बाहर निकलता है या जो लावा बाहर की ओर निकलकर पतली चादर के रूप में निक्षेपित हो जाता है, तो उससे जिस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है उन्हें ही लावा मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लावा मैदान या लावा प्लेन इन्हें ही कहते हैं। ठीक,
और यहाँ पर ध्यान रखें कि यह जो लावा निकलकर ठंडा हुआ, यह क्षेत्र कृषि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और इसी कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र या उपजाऊ प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा प्रमुख मैदान के बारे में, मैदानी क्षेत्रों के बारे में। क्यों? क्योंकि इनके बारे में आपको जानना जरूरी था, इनके बारे में समझना जरूरी था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो जो दृष्टि का टीचिंग एग्जाम चैनल है, इसी में इंग्लिश की वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।